अगर जीडी सोल्जर को कम्बाटेंट ग्रुप वाई में रखा जाता है, ही इज ओनली ए मैट्रिक पास। अगर कोई आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डाउनग्रेडेशन कराता है, इट इज ए हम्परिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। और मैं जीडी सोल्जर 10+2 में भर्ती होता है, वो क्या लिखेगा? मैट्रिक पास। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अप्रूवल प्रोसेस 2022-23, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस डिप्लोमा मैनेजमेंट। और तो डाउट नहीं है। आप सबको मालूम है एक्स ग्रुप का हियरिंग चल रहा है। एक्स ग्रुप जो हियरिंग चल रहा है, इट इज जनरेशन चेंजिंग ऑफ ऑल ट्रेड्स। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि पॉलिसी में लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स में लिखा गया है। अब उसको इंटरप्रिटेशन करने के बाद यह निकल के सामने आया कि एक सोल्जर जीडी को भी एक्स ग्रुप पे लागू है। लागू है मीन्स लागू है, ऑर्डर में लिखा गया है। ऑर्डर को आप फुलफिल करते हो, आप उसका क्यूआर फुलफिल करते हो, आपको 100% एक्स ग्रुप पे लागू है। जो ओआरओपी एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप पे पूरा समंदर है, तो ओआरओपी एक लोटा भर पानी है। ओआरओपी का जो एक्स ग्रुप पे है, एक लोटा भर पानी को इतना हाईलाइट कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया कि एएफटी में अप्रोच करो, और एएफटी में एक्स ग्रुप पे ऑलरेडी सुनवाई हो रही है। वो चीज़ सबके नज़र में है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो क्यूआर है एक्स ग्रुप का, वो किसी ट्रेड से रिलेशन नहीं रखता है, वो इंडिविजुअल से रिलेशन रखता है। वो इंडिविजुअल का क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू ट्रेड रखता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ना कोई पॉलिसी बोल रहा है। इसके लिए जो हमारे सुप्रीम कमांडर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने आदेश पारित किया है। ये चीज सामने नहीं आया था, आज के दिन में सामने आ रहा है। आज के दिन में सामने आ रहा है। हो सकता है कि हम इतने साल इस सर्विस कंडीशन में गुजरे कि हम वो सोच नहीं पा रहे हैं कि एक सोल्जर जीडी को कैसे एक्स ग्रुप लागू होगा। लेकिन जो पॉलिसी है, देयर इज नो एम्बिग्युइटी। उसमें कोई ऐसा चीज नहीं लिखा गया है कि ये सोल्जर जीडी को लागू नहीं है। उन्होंने एक क्यूआर तैयार किया। अगर वो क्यूआर आप फुलफिल करते हैं तो आप एक्स ग्रुप में आने की हकदार है। और उस एक्स ग्रुप का क्यूआर को जब इंटरप्रिटेशन किया गया तो यह पाया गया कि नहीं, हमारे जो जीडी सोल्जर है इसमें भी आते हैं। और वो क्यूआर आज पर रिक्वायरमेंट जो आर्मी के प्रोसीजर है, जो सिविल यूनिवर्सिटीज के प्रोसीजर है, उसके मुताबिक उनको मिलता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्यूआर क्या है एक्स ग्रुप के लिए, और उसमें एक सोल्जर जीडी से लेके फाइटर प्लेन के मैकेनिक तक कैसे आते हैं, और ओआरओपी का जो एक्स ग्रुप के केसेस हैं उसके एक लोटा भर पानी है। ये प्रूव करेंगे आज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। ये किसी के कहने पर नहीं होगा, ना किसी के सोचने पर होगा। जो लिखा गया है वही होगा। जो ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर्स इशू हुए हैं उसी को लेके करना पड़ेगा। आज तक क्यों नहीं हो पा रहा था? आज तक इसलिए नहीं हो पा रहा था कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना ऑर्डर पास करते रहते हैं, और कोई एक इंडिविजुअल ने आज तक इन सारे ऑर्डर को इकट्ठा करके रीड आउट नहीं किया। जब हम आज के दिन में सबको इकट्ठा करके रीड आउट करते हैं तो एक ही चीज मिलता है कि हमारा सोल्जर जीडी भी एक्स ग्रुप में है, और ये सही मौका है, सही सिचुएशन है आपका एक्स ग्रुप के क्लेम करने के लिए। चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्या थे, कैसे एक्स ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और आज के दिन में ये एक्स ग्रुप कहां पर है, और कैसे एक जीडी सोल्जर एलिजिबल है। तो पहले 5th पे कमीशन से पहले हर ट्रेड
ABCD में डिवाइड होता था। और ABCD में डिवाइड होने के लिए एक कोई क्यूआर नहीं था। ये डिफेंस क्वालिफिकेशन रेगुलेशन में लिखा गया था कि ये ग्रुप में आएगा, ये बी ग्रुप में आएगा, सी ग्रुप में आएगा, डी ग्रुप में आएगा। उसी के हिसाब से उसका मिलिट्री एजुकेशन तैयार हुआ था। सबका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 19 वीक्स का है तो 19 वीक्स का है। उसके बाद जो टेक्निकल ट्रेनिंग करने आएगा, जो 5th पे कमीशन से पहले अप्लाई होता था, वो डिफेंस क्वालिफिकेशन रेगुलेशन था और उसमें ABCD लिख दिया गया था और किसको कितना ट्रेनिंग करना है उसी हिसाब से लिख दिया गया था। ऐसा कोई क्यूआर फिक्स नहीं था कि आप ये क्यूआर होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ए ग्रुप में आएंगे, बी ग्रुप में, सी वगैरह में। ये जो है डिफेंस क्वालिफिकेशन में लिख दिया गया था। लेकिन इस लिखावट को 5th पे कमीशन में रिवाइज किया गया, जिसका नाम दिया गया ट्रेड रैशनलाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 5th सेंट्रल पे कमीशन, रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड पे ग्रुप्स ऑफ आर्मी। फिर से बता रहे हैं, जो ABCD ग्रुप था वो डिफेंस क्वालिफिकेशन रेगुलेशन में लिखा गया था, उसका कोई क्यूआर नहीं था। हर ग्रुप के आगे एक ग्रुप लिखा गया था, उसके हिसाब से ग्रुप तय होता था। लेकिन पहली बार 5th पे कमीशन में अपने रिपोर्ट में ट्रेड रिवाइज करने के लिए एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव जो है गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया और उसको बोला गया रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड पे ग्रुप्स ऑफ आर्मी। ये जो प्रस्ताव 5th पे कमीशन के टाइम पर रखा गया था कि ट्रेड रैशनलाइजेशन होगा और जो भी रिकमेंडेशंस आए वो हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर के द्वारा अप्रूव्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 21 नवंबर 1997 को एक लेटर जारी करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। सब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 5th सेंट्रल पे कमीशन, रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड ग्रुप्स ऑफ आर्मी। तो ये क्लियर है, 5th पे कमीशन में आपका जो ट्रेड है और पे ग्रुप से वो रिवाइज हुआ था। ये जो ट्रेड रैशनलाइजेशन है इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने अप्रूव किया था। ये जो चीज है इस ऑर्डर में कैटेगरिकली लिखा गया है। बेस्ड ऑन द ट्रेड रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू रिकैटेगराइज द एग्जिस्टिंग पे ट्रेड ग्रुप्स स्ट्रक्चर। ये जो ट्रेड रैशनलाइजेशन है इसको एक क्यूआर के तहत बेस किया गया, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन को उसको बेस किया गया और ये क्लियरली लिखा गया कीपिंग इन व्यू ऑफ देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू ट्रेड। और ये जो ट्रेड रैशनलाइजेशन है एक स्पेसिफिक एजुकेशन के ऊपर दिया गया और ये जो चीज है इस गवर्नमेंट ऑर्डर में क्लियरली मेंशन किया गया। द सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी कीपिंग इन व्यू ऑफ देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू ट्रेड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू ट्रेड ये बहुत बड़ा क्लॉज है। इस पॉलिसी के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेफिनेशन दिया गया दैट इज इन रिलेशन टू ट्रेड। आप सिविल में कोई डिप्लोमा लेता है, कोई ग्रेजुएशन हो जाए, पीजी हो जाता है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आपका ट्रेड के तहत आपको कोई डिप्लोमा मिल रहा है, कोई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है और जो कैटेगराइजेशन बना गया उसको फुलफिल कर रहा है तो आपको हायर पे ग्रुप मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू ट्रेड आप ऐसे समझ सकते हो कि एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई चाहिए और एक सोल्जर को सोल्जर बनने के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग को
पास करना होगा। अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आते हैं तो एमबीबीएस के पढ़ाई करने के लिए एक डॉक्टर को नीट एग्जाम देना पड़ता है, जो कि 10+2 है। वहीं पर जब एक सोल्जर आपको बनना है तो आपको एक रिक्रूटमेंट टेस्ट देना पड़ता है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है। दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है। अगर नीट एग्जाम का एक स्टैंडर्ड है और रिक्रूटमेंट इन आर्मी ऑल्सो स्टैंडर्ड, वो हो सकता है मेंटली ज्यादा होता है, इसमें फिजिकली से लेकर मेंटली भी है, वो भी ऑल इंडिया बेसिस है, ये भी ऑल इंडिया बेसिस है। डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया में बहुत पोस्ट है, लेकिन आर्मी में सोल्जर बनने के लिए वेरी लिमिटेड पर वैकेंसीज है। वंस नीट एग्जाम पास कर गए, जो डॉक्टर बनने के लिए आए, एमबीबीएस की पढ़ाई किए, अगर पहला सेमेस्टर में फेल हो गए तो उनके पास 6 साल है उस सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए। लेकिन जब एक बंदा रिक्रूटमेंट के बाद बेसिक ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है और बेसिक ट्रेनिंग खत्म होते टाइम अगर वो बेसिक ट्रेनिंग में पास नहीं हुआ, ही विल नॉट रिटेन इन द आर्मी। ना उसको सेकेंड चांस मिलता है 6 साल के लिए कि आप इस चीज को 6 साल के अंदर पास हो। एक ही बार टेस्ट होता है, उसके अगर वो क्लियर नहीं कर पाता है तो वो आर्मी में नहीं रह सकता। नेक्स्ट आता है टेक्निकल ट्रेनिंग। अगर टेक्निकल ट्रेनिंग में वो क्वालिफाई नहीं होता है, प्रोविजन ऐसा भी है अपना ट्रेड डाउनग्रेडेशन करने के लिए, अगर वो एक्सेप्टेंस देता है तो ट्रेड डाउनग्रेडेशन करने के बाद आर्मी में रह सकता है। शर्त वही है कि उस ट्रेड का भी टेक्निकल ट्रेनिंग वो पास होना चाहिए। अगर वो टेक्निकल ट्रेनिंग पास नहीं कर पाता है कोई भी ट्रेड का, तो वो आर्मी में नहीं रह सकता। जब सारे कोर्सेस पास हो जाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग उसका पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है कसम खाने की। जैसे कि एक डॉक्टर अपना एमबीबीएस खत्म करने के बाद कसम लेते हैं, और जब कसम खाते हैं उस टाइम एक सोल्जर फिट फॉर ड्यूटी होता है। उससे पहले वो रिक्रूट होता है नॉट फिट फॉर ड्यूटी। इसका मतलब है जिस दिन एक सोल्जर फिट फॉर ड्यूटी हुआ, उसके हाथ में एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग का एजुकेशन था। उस एजुकेशन के बारे में यहां पर बोला जा रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू ट्रेड। तो यहां पर आपके दिमाग में क्या है, अथॉरिटी क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है और ऑन ग्राउंड में क्या हो रहा है, उसका कोई मायने नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो मायने रखता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू ट्रेड। आप अगर यहां तक सुन के आए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बोला गया है, और वीडियो लंबा होने वाला है, आपको देखना पड़ेगा कि एक जीडी सोल्जर इस पॉलिसी के मुताबिक कैसे इस ग्रुप में आने के लिए एलिजिबल है। जब इसको इंप्लीमेंटेशन की बारी आई तो गवर्नमेंट ने बोला देयर विल बी 3 ट्रेड ग्रुप्स इन द आर्मी। क्या था? कम्बाटेंट ग्रुप एक्स, कम्बाटेंट ग्रुप वाई और कम्बाटेंट ग्रुप जेड। हमेशा याद रखिए, जब भी आप ग्रुप एक्स की बात कर रहे हो उसके सामने कम्बाटेंट लगाना जरूरी है। कम्बाटेंट जैसे कि आपके सामने एक रैंक दिया जाता है, इसके सामने भी एक रैंक लगा हुआ है कम्बाटेंट। मैं कम्बाटेंट हूं, इसलिए मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो मिलिट्री क्वालिफिकेशन है, वो कोई सिविल का क्वालिफिकेशन नहीं है, इसीलिए कम्बाटेंट लगाया गया है। तो आप जब भी यूज करेंगे तो ये पक्का लिखेंगे द कम्बाटेंट ग्रुप एक्स, क्योंकि इट रिलेट्स टू मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री एजुकेशन। कम्बाटेंट ग्रुप एक्स के लिए उन्होंने जो क्यूआर फिक्स किया, ऑल ट्रेड्स विथ डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। मतलब जो आप कम्बाटेंट ट्रेड है, आपका ट्रेड का क्वालिफिकेशन डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होना है या उससे एबव होना है। नेक्स्ट है कम्बाटेंट वाई ग्रुप, ऑल ट्रेड्स विथ मैट्रिकुलेशन। आज के दिन में 1-2 ट्रेड को छोड़ के सारे ट्रेड 10+2 में भर्ती होते हैं। पहला ऑब्जेक्शन, जीडी सोल्जर क्यों नहीं आएगा?
देखा होगा बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े अफसर हैं सिविल के या फिर आर्मी में भी, वो अपने नाम के आगे पीछे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते हैं। इसका मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज ए डिग्निटी। कोई एडवोकेट है वो लिखता है एडवोकेट LLB LLM, कोई डॉक्टर है वो आपने आगे लिखता है MBBS। और मैं जीडी सोल्जर 10+2 में भर्ती होता है वो क्या लिखेगा, मैट्रिक पास, या फिर मैट्रिक जो है आज के दिन में 10+2 हो गया, उस दिन का मैट्रिक आज के दिन में 10+2 हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ ना। अगर जीडी सोल्जर को कम्बाटेंट ग्रुप वाई में रखा जाता है, ही इज ओनली ए मैट्रिक पास। अगर कोई आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डाउनग्रेडेशन कराता है, इट इज ए हम्परिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। मेजर कभी भी मैट्रिकुलेशन नहीं है, ही इज 10+2। अगर वो 10+2 है तो वो कम्बाटेंट वाई ग्रुप में नहीं रह सकता। हाँ, ये मानते हैं उसका ट्रेड का क्वालिफिकेशन डिप्लोमा जब हासिल नहीं करेगा तब तक एक्स ग्रुप में भी नहीं आएगा। इसका मतलब नहीं है कि एक जीडी सोल्जर जो है कम्बाटेंट वाई में आ जाएगा जिसका क्वालिफिकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन है। तो ये जो था एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू ट्रेड, और ये 3 ग्रुप में बांट दिया गया। 3 ग्रुप में से एक्स ग्रुप ऑल ट्रेड्स विथ डिप्लोमा, कम्बाटेंट वाई ग्रुप ऑल ट्रेड्स विथ मैट्रिकुलेशन। तो ये क्लियर है कि जो 10+2 भर्ती होते हैं वो मैट्रिकुलेशन में नहीं रह सकते। अब हमें प्रूव करना है कि जो एक जीडी सोल्जर है उसका क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू ट्रेड इज एबव द डिप्लोमा। और इस चीज को सुनने के लिए पहले से बोलना है कि वीडियो लंबा होने वाला है, आप देखते जाइए और हम ऑर्डर्स लेते आएंगे और कैसे एक जीडी सोल्जर डिप्लोमा से ऊपर है। नेक्स्ट इसी ऑर्डर में बोला गया, द पर्सनल हु डू नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन विल मूव इनटू द हायर पे ग्रुप ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग देमसेल्व्स इन रिक्वायर्ड टेस्ट। ये बहुत बड़ा क्लॉज है इस पॉलिसी में। जब पॉलिसी आया था इट इज जनरल इन नेचर, ऑल ट्रेड्स के लिए लागू था, लेकिन जहां पर ये इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो बोला कि द पर्सन हु डू नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन विल मूव इनटू द हायर पे ग्रुप ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग देमसेल्फ इन ए रिक्वायर्ड टेस्ट। जो हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जो क्वालिफिकेशन होगा सिर्फ सिविल से नहीं होगा, वो यही क्लॉज है। अगर आर्मी में डिफेंस में कोई सोल्जर भर्ती हो जाता है और उसका मिलिट्री एजुकेशन का टेस्ट कोई सिविल इंस्टीट्यूशन नहीं ले सकता, उसको आर्मी के इंस्टीट्यूशन ही लेगा। जब आर्मी के इंस्टीट्यूशन लेगा तो उसका मिलिट्री एजुकेशन काउंट में आएगा। जो टेस्ट होगा मिलिट्री एजुकेशन के ऊपर होगा। मिलिट्री एजुकेशन क्या कोई यूनिवर्सिटी देता है? नहीं देता है। तो जो मिलिट्री एजुकेशन कोई यूनिवर्सिटी नहीं देता है तो उसको डिप्लोमा अवॉर्डेड कौन करेगा? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है आया 7th पे कमीशन में, जब आप 7th पे कमीशन देखोगे। लेकिन फिलहाल जो इस पॉलिसी में लिखा गया है, इंडिविजुअल को इस ग्रुप में आना है तो वो एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हासिल करेगा और वो टेस्ट पास करेगा, और टेस्ट पास करने के बाद वो टेस्ट डिप्लोमा होना चाहिए तो तभी वो कमांडेंट ग्रुप एक्स में आएगा। एक जगह आता है आपको टेस्ट पास करना है, और एक जगह आता है आपको बोल दिया जाता है कि आप डिप्लोमा क्वालिफाइड हो। 2 कंडीशन हो गए ना यहां पर 2 कंडीशन हो गए। ये तो या तो आप रिक्वायर्ड टेस्ट पास किया हो, या तो फिर आपको आर्मी ने बोल दिया है कि आप डिप्लोमा से एबव हो। तो यहीं पर क्वेश्चन आता है, हम इसी पॉलिसी को लेके चलेंगे आगे कि इस पॉलिसी में ये चीज बोला गया है, मेरा जो है रिक्वायर्ड टेस्ट होगा। रिक्वायर्ड टेस्ट कौन लेगा? आर्मी लेगा। आर्मी अगर बिना टेस्ट के बोल देता है कि ये डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है या फिर डिप्लोमा से हायर है तो आपको मानना पड़ेगा। तो जीडी पर्सन
क्या डिप्लोमा क्वालिफिकेशन से एबव है? यस। एक जीडी पर्सन का जो ट्रेनिंग है वो डिप्लोमा से बढ़कर है, क्योंकि ये मिलिट्री एजुकेशन है। मिलिट्री एजुकेशन उसका 19 वीक का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है और टेक्निकल ट्रेनिंग 6 महीने का है। तो टोटल मिलके ये 9 महीना का जो ट्रेनिंग है, 9th मंथ कोर्स इज ए डिप्लोमा कोर्स, इट इज नॉट ए सर्टिफिकेट कोर्स। अगर इसको डिप्लोमा अवार्ड करना है तो कोई सिविल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सिविल इंस्टीट्यूशन के पास ऐसा मिलिट्री एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि आके आपके सिलेबस को जांच करेगा कि ये सिलेबस क्यों ऐसा है और क्यों नहीं है, इसको हम डिप्लोमा देंगे या नहीं देंगे। जो मिलिट्री एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है वो एक उस्ताद द्वारा होता है, वो कोई टीचर या प्रोफेसर के द्वारा नहीं होता है। उस्ताद सिखाता है कि मिलिट्री एजुकेशन में आपको कैसे एक एनिमी को एलिमिनेट करना है। कोई इंस्टीट्यूशन इस चीज को आर्जुकेट करके दिखा दे, नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो आप कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा क्वालिफिकेशन सिविल से रिलेटेड है या सिविल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा देगा या ग्रेजुएशन देगा तब जाकर मैं ये एक ग्रुप में कन्वर्ट होऊंगा। फिर भी हम सिविल यूनिवर्सिटी से दिखाएंगे इक्वलाइजेशन और आर्मी के थ्रू दिखाएंगे इक्वलाइजेशन। एक जीडी सोल्जर का क्वालिफिकेशन डिप्लोमा से बढ़कर है और उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है। अगर एक जीडी सोल्जर का जो 9 मंथ का ट्रेनिंग है उसका अभी तक डिप्लोमा अवार्ड नहीं हो पाया है, ठीक है, आपने नहीं किया है, किसी ने भी नहीं देखा इस चीज को, ठीक है, हम छोड़ देते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक जीडी सोल्जर जब 15 इयर्स सर्विस करता है, 15 इयर्स सर्विस करता है, उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको ग्रेजुएट माना जाता है। ग्रेजुएट मानने के लिए उसका 15 इयर्स सर्विस जरूरी है। ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इसको रिसर्च करके बताया कि जो आप ड्यूरिंग द सर्विस एक्सपीरियंस गेन करते हो, जो सिखलाई लेते हो, इट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। उसी हिसाब से आर्मी जो है आपको 15 साल के बाद एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देता है। कौन देता है? आर्मी देता है, एयरफोर्स देता है, नेवी देता है। जब आर्मी एयरफोर्स अथॉरिटी आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देते हैं फॉर 15 इयर्स सर्विस, तो आप कैसे बोल सकते हो ऑल ट्रेड्स नॉट बिलोंग्स टू द डिप्लोमा सर्टिफिकेट? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्या आर्मी अपने आप में दे रहा है? नहीं, इसको डीओपीटी ने भी अप्रूव किया है। चलिए देखते हैं डीओपीटी क्या बोलता है। यह है डीओपीटी का 12 फरवरी 1986 का ऑर्डर और यह गेजेट नोटिफिकेशन में है, डीओपीटी के वेबसाइट में अवेलेबल है। क्या बोलते हैं? इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred by the provision to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules. किसी ऑफिस ने नहीं बनाया, किसी अफसर से नहीं बनाया, किसी डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया, प्रेसिडेंट ने बनाया। क्या रूल बनाया है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने क्या बोले? Who has put in not less than 15 years service in the armed forces of Union may be considered eligible for appointment to the post for which essential qualification is graduation। खत्म, सारी कहानी खत्म। डीओपीटी ने जो ऑर्डर लेके आए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स के सैंक्शन पर यह बोला गया कि आपका अगर 15 साल सर्विस है तो आप किसी भी सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए जिसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है आप एलिजिबल हो। It means your 15 year service is equivalent to graduation। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डीओपीटी ये चीज दिया, आप फिर भी इस चीज को नहीं मान रहे हो
आप फिर भी इस चीज को नहीं मान रहे हो, और एक ऑर्डर दिखाते हैं जिसमें एक यूनिवर्सिटी ने इस चीज को ग्रेजुएशन माना। चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी का ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, कोई छोटा मोटा चीज नहीं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने एसओपी अवार्डेड फॉर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन बैचलर इन ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट बाय आंध्रा यूनिवर्सिटी टू एक्स सर्विसमैन। अभी भी इस चीज के ऊपर डाउट मत रखिए, क्लियरली बताया जाता है कि अवार्ड ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन इन बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय आंध्रा यूनिवर्सिटी टू एक्स सर्विसमैन। दिया ना एक यूनिवर्सिटी ने बैचलर सर्टिफिकेट। बैचलर सर्टिफिकेट कभी भी डिप्लोमा से कम नहीं है। कंडीशन क्या था, इस सर्टिफिकेट देने के लिए क्या कंडीशन था? जो इन्होंने एमओयू साइन किया था आंध्रा यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि जब आप 15 साल सर्विस कर लोगे तब आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या लिखा गया था? द फर्स्ट पार्टी हैज एग्रीड टू प्रोवाइड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट BA-HRM to all the eligible ESM who have successfully fulfilled the criteria laid down by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986, जो आपने DOPT ऑर्डर में पढ़ा। अगर इस चीज को आप फुलफिल करते हो कि 15 साल सर्विस करते हो तो आपको BA इन HRM मिलेगा। तो BA इन HRM अपने आप तो नहीं आया ना, आपने सर्विस के दौरान 15 साल सर्विस रेंडर किया तभी जाके हुआ। अगर 15 साल सर्विस से 14 साल सर्विस होता है तो ये चीज नहीं मिलेगा। तो सर्विस इज कैलकुलेटेड फॉर द एजुकेशन। आपका ट्रेड में ही सर्विस किया ना, आपका ट्रेड ही आपको 15 साल सर्विस करवाया, तो आपका ट्रेड के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी ने आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया। तो ये जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो कैसे कम हो सकता है एक डिप्लोमा से? जब आप जीडी सोल्जर हो, एक टेक्निकल सोल्जर हो, एक जेसीओ हो, कुछ भी हो, एक ड्राइवर हो, कोई मायने नहीं रखता। आपका 15 साल सर्विस इन द मिलिट्री एजुकेशन, वॉट एवर यू इम्पार्टेड ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस, इट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ आर्ट्स ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट और इट इज अवार्डेड बाय ए यूनिवर्सिटी। अगर ये डिप्लोमा क्वालिफिकेशन से ऊपर नहीं है तो इट इज इनवैलिड। गवर्नमेंट बोल रहा है इट इज वैलिड। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, जो ऑर्डर्स लिखे गए हैं वो ही फॉलो होगा। ऑर्डर्स में क्या लिखा गया है? एक्स ग्रुप विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और आपको ये कौन अप्रूव कर रहा है? ये एक यूनिवर्सिटी अप्रूव कर रहा है, आप बीए हो। अगर आप इस बीए को नहीं मानते हो कि डिप्लोमा से ऊपर है, तो सिविल में कैसे आप दे रहे हो एम्प्लॉयमेंट? अगर सिविल में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस बीए इज मोर देन डिप्लोमा सर्टिफिकेट। एक जीडी सोल्जर मैट्रिकुलेशन में नहीं रख सकता, वाई ग्रुप में नहीं रख सकता, क्योंकि वो मैट्रिकुलेट। उससे ऊपर हो, आप 10+2 हो तो उससे ऊपर आओगे। ऊपर आओगे तो यहां पर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन लिख रहा है, वो आप वहां पर नहीं जा पा रहे हो। लेकिन व्हेन यू आर पुटिंग 15 इयर्स सर्विस, यू आर एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ BA-HRM। जब BA-HRM आपको अवार्ड किया जाएगा, आप ग्रेजुएशन माने जाओगे, तो आप यहां पर डिप्लोमा से ऊपर आ गए। फिर भी शंका है, हम 7th पे कमीशन का रिपोर्ट का जो अनुसार जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको एक बार देख लेते हैं। उसमें क्या बोला जाता है, हाउ इट इज इंटरप्रेटेड। यह है 7th पे कमीशन का गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन।
क्या डिसीजन हुआ एक्स ग्रुप के ऊपर, क्या फॉर्मुलेशन हुए एक्स ग्रुप में, सेवेंथ पे कमीशन में। एक्स ग्रुप, द कमीशन रिकमेंड, सेवेंथ पे रिकमेंडेशन क्या रिकमेंड है, एक्स पे फॉर जेसीओज ओआर इन ग्रुप एक्स एट 6200 per month for all X group trades which involve obtaining a qualification which is equivalent to diploma recognized by AICTE। इस वर्ड बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन किया हुआ है और इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे जब तक आप खुद खड़े होके इसको इंटरप्रेट नहीं करोगे। दोबारा से पढ़ते हैं क्या लिखा गया, फॉर ऑल एक्स ग्रुप ट्रेड्स व्हिच इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन। इंडिविजुअल नहीं ले रहा है, यहां पर ट्रेड ले रहा है, ट्रेड व्हिच इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन व्हिच इज इक्विवेलेंट ऑफ ए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। कभी यह नहीं बोला गया है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को AICTE आके अप्रूव करेगा। यह बोला गया है कि आपका ट्रेड का जो क्वालिफिकेशन है वो AICTE द्वारा कोई डिप्लोमा दिया गया है तो उसके साथ इक्विवेलेंट होगा। यह बताइए AICTE क्या मिलिट्री एजुकेशन इंपार्ट करता है? वो किसी मिलिट्री एजुकेशन को डिप्लोमा रिकॉग्नाइजेशन दे सकता है? और ऐसा है तो अग्नि मिसाइल का पूरा टेक्नोलॉजी AICTE के पास होता और ये वेबसाइट में होता, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता। मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री एजुकेशन इज टोटली सीक्रेट रेस्ट्रिक्टेड और जो भी कोर्सेस मिलिट्री के हैं वो अकॉर्डिंग टू मिलिट्री बना है, ना कि सिविल के अकॉर्डिंग। कोर्स, नाम, नोमेनक्लेचर सब सेम होंगे लेकिन जो ट्रेनिंग होगा वो मिलिट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, ना कि सिविल के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगा। एक नर्सिंग असिस्टेंट का बात बता देते हैं। एक नर्सिंग असिस्टेंट जो हॉस्पिटल में रहता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, एक बंदे का आता है और उसको आईसीयू में डालता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन मिलिट्री का नर्सिंग असिस्टेंट ऑन ग्राउंड में फाइट भी करता है, साथ में अपने साथी को बचाता है। एक नर्सिंग असिस्टेंट सिविल का क्या ये काम कर सकता है? खुद को बचाते हुए गोली से खुद को, साथी का भी जान बचानी। तो ये जो नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेनिंग है फार डिफरेंट फ्रॉम नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग इन सिविल। वो ओनली ट्रीटमेंट सीखता है, नहीं यहां पर ये अपने आप को बचाने के साथ अपने दोस्त को कैसे बचाना है वो सीखता है। एक मिसाइल टेक्नोलॉजी को जो HMD सीखता है वो टेक्नोलॉजी बाहर ना जाएगा ना आएगा। तो इसलिए जो सेवेंथ पे कमीशन ने बोला है, क्लियरली बोला है, AICTE आपके ट्रेड का क्वालिफिकेशन को अप्रूव नहीं देगा। आपका क्वालिफिकेशन AICTE से कोई डिप्लोमा हुआ है, उसके साथ इक्विवेलेंट है तो आप ले जाइए। यहां पर आप क्वेश्चन आता है, जब AICTE ने बिल्कुल दिया ही नहीं, इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो कैसे इक्विवेलेंस आएगा? हु विल टेस्ट द इक्विवेलेंसी? क्या AICTE ने सारे कोर्स को एजुकेट किया है? लेकिन मेरा GD सोल्जर 15 साल सर्विस किया है, तो उसका जो 15 साल का एक्सपीरियंस है, आंध्रा यूनिवर्सिटी से ने एक्सरसाइज किया उसको और पाया गया ही इज बैचलर इन HRM। ये गलत फहमी छोड़ दीजिए कि आपका ट्रेड को AICTE अप्रूव करेगा तभी जाकर आप एक्स ग्रुप में आ सकते हो या 6200 ग्रेड पे में आ सकते हो। नहीं, AICTE एक डिफरेंट एजेंसी है, वो कुछ टेक्निकल एजुकेशन को वो दे रखा है कि भाई हाँ ये ट्रेड को टेक्निकल माना जाएगा और इनका ये डिप्लोमा है या बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ साइंस है, जो भी है उसने दे रखा है अपने हिसाब से सिविलियन को। लेकिन जहां पर मिलिट्री एजुकेशन की बात आ जाती है, ना उन्होंने कभी एजुकेट किया, ना उन्होंने कभी अवार्ड किया।
ना ये कभी एआईसीटीसी वाले आके मिलिट्री एजुकेशन को ऑडिट कर सकते हैं। द सिलेबस ऑफ द ट्रेनिंग इज टोटली रेस्ट्रिक्टेड and the syllabus of the training is based on military requirements और military requirements बाहर नहीं बताया जाता है। फिर भी मान लेते हैं कि एआईसीटीसी द्वारा अप्रूव होना चाहिए। पीछे जिन्होंने लेके आए थे कि क्लर्क ट्रेड जो है एआईसीटीसी से अप्रूव डिप्लोमा है, बहुत सारे लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्स को डिमांड किया कि हमें भी दे दो। क्या करोगे लेके? कोर्ट में केस चल रहा है ना, आए नहीं ना कोर्ट में बताने के लिए। उस डॉक्यूमेंट को लेके क्या करोगे? दिखाते हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट कैसे एआईसीटीसी ने एक क्लर्क ट्रेनिंग को डिप्लोमा डिक्लेयर किया है। पहले से बोल रखे जो लाएंगे या तो वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्सेस ने अप्रूव किया होगा या तो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया होगा। क्यों ज्यादातर चीज जो है एआईसीटी बोला जाता है? क्योंकि एआईसीटी टेक्निकल एजुकेशन को डेफिनेशन देता है। अगर एक क्लर्क टेक्निकल है तो उसका डेफिनेशन एआईसीटीसी ही दिया होगा और एआईसीटीसी ही अप्रूव कराएंगे। क्लर्क का जो ट्रेनिंग है वो एआईसीटीसी अप्रूव्ड है। ये है एआईसीटीसी एक्ट। ये जो है एआईसीटीसी एक्ट 1987 एक्ट जो है पार्लियामेंट में पारित होता है, किसके घर में नहीं बनाया जाता है, ना किसी ऑफिस में बनाया जाता है। एक्ट पार्लियामेंट में पारित हुआ और इसमें जो टेक्निकल एजुकेशन रखा गया, डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वो ये है। टेक्निकल प्रोग्राम्स मतलब सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, ग्रेजुएशन प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड सच अदर प्रोग्राम्स और एरियाज आज सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन इन द गेजेट ऑफ इंडिया। ये सारे चीज होगा तो आपको टेक्निकल एजुकेशन बोला जाएगा। तो इसमें तो क्लर्क का ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, तो हम क्यों बोल रहे हैं क्लर्क का ट्रेनिंग एआईसीटीसी है? इसमें एक क्लॉज है मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट इज ए बेसिक ट्रेनिंग ऑफ ए क्लर्क। ऑफिस मैनेजमेंट के लिए कोई अफसर आके ऑफिस नहीं मैनेजमेंट करता। अफसर इज ए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। वो अपना ऑफिस में बैठते हैं, वो अपना डिसीजन देने के लिए। द ऑफिस मैनेजमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन क्लर्क्स। अगर कोई आके बताए कि अफसर साहब हमारे जो है ऑफिस मैनेजमेंट करते हैं, इट इज टोटली रॉन्ग। आपके दिमाग से फितूर निकालो। जो अफसर साहब हैं वो अपने डिसीजन देने के लिए आते हैं और उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो ऑफिस मैनेजमेंट होता है वो क्लर्क्स का होता है। डिफेंस क्वालिफिकेशन रेगुलेशन उठा के देख लीजिए क्या लिखा गया है उसमें। द क्लर्क विल बी पुट अप ए लेंदी ड्राफ्ट। लेंदी ड्राफ्ट पुटअप हो गया ना। लेंदी ड्राफ्ट पुटअप होने के बाद अफसर साहब जो है उसके ऊपर डिसीजन देते हैं। ही इज ए एग्जीक्यूटिव अफसर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं। इज नॉट ए ऑफिस मैनेजमेंट। ये जो सोच रहेगा दिमाग में अभी तक बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस वजह से क्लर्कों का ऐसा हाल हो रखा है। और प्रूव कराएंगे कि क्लर्क को ऑफिस मैनेजमेंट ही सिखाया जाता है। तो यहां पर लेकिन मैनेजमेंट में ऑफिस मैनेजमेंट का कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट में स्टैंड ही नहीं करेगा ये वर्डिंग। दिखाना पड़ेगा ऑफिस मैनेजमेंट कहां पर लिखा गया है, प्रूव करना पड़ेगा। जब इसको धागे को खींचते हुए आगे बढ़े कि इस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो सामने आया अरुणाचल प्रदेश का गेजेट नोटिफिकेशन।
उसमें टेक्निकल एजुकेशन का क्या बोला गया है? टेक्निकल एजुकेशन ने दिया ना, अरुणाचल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन किसने दिया है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल। जो एक्ट वो सेंट्रल का था, ये स्टेट का है। अगर स्टेट किसी एजुकेशन को एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ले आता है, टेक्निकल एजुकेशन में ले आता है, सेंट्रल को भी लाना पड़ेगा। कोई एक डिपार्टमेंट अगर किसी चीज को डिपार्टमेंट ने टेक्निकल दिया तो दूसरा डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, दोनों कंट्रोवर्सी नहीं हो सकते। और जो एआईसीटीसी है उसको स्टेट फॉलो करता है। तो इसका मतलब जो एआईसीटीसी के एक्ट में लिखा गया था, उन्होंने फर्दर उसको डिस्क्राइब किया। क्या डिस्क्राइब किया? टेक्निकल एजुकेशन मीन्स स्पेशल ब्रांच ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मैनेजमेंट। तो अरुणाचल प्रदेश में अपने काउंसिल के थ्रू, अपने एक्ट के थ्रू ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को टेक्निकल एजुकेशन में काउंट किया गया। फिर से वही बात आ जाएगी, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश ने किया है, आप हमें एआईसीटीसी में दिखा दीजिए कि ऑफिस मैनेजमेंट कहां लिखा है, डिप्लोमा करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बोलेंगे, क्या आप यहां पर गौर नहीं किए? होटल मैनेजमेंट, क्या आपका लंगर नहीं चलता है? कितने बंदों के लंगर चलता है? एक ट्रांजिट कैंप में एक दिन में 1000 पहुंच जाते हैं। क्या नहीं चलाओगे उसको? क्या उसको होटल में नहीं काउंट होगा? क्या वो जो मैनेजमेंट हो रहा है वो होटल मैनेजमेंट नहीं है? फिर से बोल रहे हैं, मिलिट्री एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिविल एजुकेशन। सिविल एजुकेशन पूरा सिविल के लिए है, लेकिन मिलिट्री एजुकेशन जो है अपना संस्था जो मिलिट्री चलाता है उसको मुताबिक मिलिट्री एजुकेशन दिया जाता है। पहले क्लियर कर लीजिए अपने कंसेप्ट को कि जो सोचते हैं, जो प्रैक्टिस में है, इट इज नॉट हैव एनी प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी किसके पास है? जिसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने सैंक्शन किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ये चीज सैंक्शन किया है, होटल मैनेजमेंट। क्या लंगर को जो मैनेजमेंट करता है वो होटल मैनेजमेंट नहीं है? कौन मुंह खोलेगा? कौन इसको डिस्क्राइब करेगा? आप डिस्क्राइब कर सकते हो तो करिए, इट इज नॉट ए होटल मैनेजमेंट। और डिस्क्राइब कर सकते हो इट इज ए होटल मैनेजमेंट, देन यू हैव टू कम एंड प्रूव इट इज ए होटल मैनेजमेंट, और डिप्लोमा इज अवॉर्डेड टू मी एंड आई एम इन एक्स ग्रुप। नहीं होता है। जनरली आंध्रा यूनिवर्सिटी ने बोला है कि मेरा 15 साल सर्विस है, मुझे एक्स ग्रुप में ला दो। और जहां तक ये ऑफिस मैनेजमेंट को बोले कि अरुणाचल प्रदेश का है, हम नहीं मानेंगे, तो हम एआईसीटीसी का देख लेते हैं। एआईसीटीसी ने क्या फर्दर बोला है इस चीज के ऊपर? क्या ऑफिस मैनेजमेंट को एआईसीटीसी ने अप्रूव किया है एज ए कोर्स ऑफ डिप्लोमा? यस। एवरी पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये कोर्स चलता है और इसको ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन ने अप्रूव किया है। अप्रूवल प्रोसेस 2022-23, कोई सन 57 के लेकर बात नहीं कर रहे हैं, पिछले साल की बात कर रहे हैं। अप्रूव किया है। कोर्स का नाम क्या है? एआईसीटी ने किसको अप्रूवल दिया है? देखिए, एआईसीटीसी एक सेंट्रल एजेंसी है, वो अपने स्टेट को देता रहता है टेक्निकल अप्रूवल्स। तो एआईसीटीसी ने सेक्रेटरी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड देहरादून को दिया। क्या दिया?
मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जो आपने अरुणाचल प्रदेश का नोटिफिकेशन में डायरेक्टली पढ़ा था, उसी को इन्होंने अप्रूव दिया। डिप्लोमा मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस। डाउट हो रहा है? और दिखाते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अप्रूवल प्रोसेस 2022-23 अभी अभी दिया है। किसको? पंजाब गवर्नमेंट को। सेक्रेटरी ऑफ टेक्निकल पंजाब गवर्नमेंट क्या दिया? मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, डिप्लोमा मैनेजमेंट। और तो डाउट नहीं है। क्लर्क ट्रेड इज इन द एक्स ग्रुप, वो भी 6200 में। हम तो मांगने आए थे कि हमें ओनली एक्स ग्रुप चाहिए, और यहां पर मिल गया एक्स ग्रुप विथ 6200। नेक्स्ट, क्या खाली यही एआईसीटीसी देता है? नहीं, आगे भी है। इग्नो डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में देता है डिप्लोमा। और जो ये डिप्लोमा है वो किसको लागू है? पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी से लेके कंप्यूटर ऑपरेटर तक। तो हवलदार पीएस हैं, वो अपना केस 3600 से 62 के लिए कई बार लड़ चुके हैं, आज आपके सामने रख रहे हैं। पर्सनल असिस्टेंट इज एआईसीटीसी अप्रूव्ड डिप्लोमा। जितना देर करोगे उतना देर होता जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको मालूम है। 28 अगस्त 2023 को दोबारा से हियरिंग होगा। प्रूव कीजिए। नहीं प्रूव कर पाओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। धारणा देना, गवर्नमेंट के पास दोबारा रिप्रेजेंटेशन भेजना बेफालतू का है। जब कोर्ट में कोई केस चलता है, जब सब्जुडी से हो जाता है, आपका जो ऑर्डर्स अगर उस दौरान कुछ भी पास होता है वो नॉन होता है, क्योंकि कोर्ट में सब्जुडियस है। कोर्ट जब फाइनल ऑर्डर दे देगा उसके बाद कोई डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर पास कर सकता है। तो जो एआईसीटीसी हमने जीडी सोल्जर से बात शुरू की थी और क्लर्क ने खत्म कर दी, लेकिन इसके चलते चलते ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, क्या आपने इस चीज को गौर नहीं किया? मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी नहीं है आर्मी में, है? और कौन से ग्रुप में हो आपको पता है। और बताते हैं, फार्मेसी एआईसीटी से अप्रूव्ड है, डिप्लोमा है। बिल्कुल वाई ग्रुप में पढ़े हो, अब मेडिसिन कराने की कभी सोच ही नहीं रहे हो। कुछ नहीं होता, इंटरप्रिटेशन हो चुका है। ज्वाइन करो, अपने आप मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, सब आपको मालूम है। नहीं मालूम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है। वहां से जाके ज्वाइन कर लो। और दूसरी बात, हिचकिचाओगे, कोर्ट में आओगे तो लीगल एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि भाई कोर्ट में आके आपके लिए कोई और बोल देगा, आपको वो लीगल एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ेगा। उसके लिए डरोगे तो आज तक जैसे होता आ रहा है और आगे वैसे ही चलता रहेगा। तो हमने शुरू किया था कि एक जीडी सोल्जर कैसे एक्स ग्रुप में आता है। इट इज प्रूवेबल बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, लेकिन इसको प्रूवेबल होने के बाद भी आपको आके एस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
कोर्ट के सामने ही एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कोर्ट का ऐसा है, जो उसके पास जाएगा मिलेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम जनरल ऑर्डर ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब गलत फहमी है, सब गलत फहमी है। अगर ऐसा है तो पहले एमएससीपी का जो 1 जनवरी 2006 का ऑर्डर है उसको जनरल इंप्लीमेंटेशन करा के दिखा दो। डिसेबिलिटी केस को जनरल ऑर्डर बना के दिखा दो। ऑनरी नाइफ सुविधा वाला केस को जनरल ऑर्डर बना के दिखा दो। जुलाई वाला इंक्रीमेंट जो रिटायरमेंट से के बाद जाके मांग रहे हो कोर्ट में आके, उसके लिए जनरल ऑर्डर बना के दिखा दो। नहीं होता है, कोर्ट में कभी भी जनरल ऑर्डर पास नहीं होता है। इंडिविजुअल गया है, इंडिविजुअल को ही रिलीफ मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि एकदम से कोर्ट जो है सबके लिए पास कर देगा। और दूसरा, यहां पर तो आके आपको प्रूव करना है कि आपका ट्रेड का जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा है करके। हो सकता है इस वीडियो के बाद हमारा पर कोई बहुत सारे बर्डन आए, उठाएंगे, उस बर्डन को भी उठाएंगे, लेकिन आपके सोच में बदलना चाहिए। आप सीखना चाहिए कि आपका लीजिटमेट पे एंड अलाउंसेस क्या है। अगर हमें 2 रुपया लागू है तो 2 रुपया मिलेगा। 1 रुपये 99 पैसे मिलने का मतलब है मेरा 1 पैसा गया कहां पर। इट इज क्लियरली एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन। उसको हम सह नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो। जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कुछ चीज दिया है वो हम लेके रहेंगे। आप मानो या नहीं मानो, हम अपने आर्मर फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो आपने नहीं, हमारे पार्लियामेंट ने दिया है, हम उसके पास जाएंगे और अपना हक का जायज हक मांगेंगे और लेके जाएंगे। वी आर नॉट बेगर्स। रोड के किनारे होके खड़े होके नहीं मांगेंगे। मेरे लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, बैठेंगे वहां पर, अपना मुद्दा रखेंगे और मुद्दा रखने के बाद ऑनरेबल ट्रिब्यूनल जो बोलेगा वो एक्सेप्टेड है, लेकिन मुद्दा रखेंगे वहीं पर, रोड के किनारे नहीं। ये था पूरा एक्सप्लेनेशन एक्स ग्रुप का। इसके अलावा किसी को और कुछ डाउट होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना लिखिए अपना डाउट्स, हम क्लियर करेंगे। कोशिश करेंगे कि विद द रूल्स उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।